नमस्कार, मैं रविश कुमार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई की सुबह 2:30 बजे 1984 के भोपाल गैस कांड जैसा हादसा होते होते बचा है। वहां पर एलजी पॉलीमर प्लांट है जो तालाबंदी के कारण कई दिनों से बंद था और इसे अब चालू किया जा रहा था। रात के अंधेरे में चालू किए जाने के कारण एक प्लांट के पास कोई देख रेख की व्यवस्था नहीं थी और वहां पर रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से गैस का रिसाव हुआ। गैस के फैलने से कई लोगों की मौत हो गई है, 10 से अधिक लोगों की, और कई सौ लोग बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाए गए हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। गैस का असर काफी तेज था, लोगों की आंखें जलने लगी, दम घुटने लगा, घरों के बाहर लोग बीमार पड़ने लगे, बेहोश होकर गिरने लगे। अस्पताल के बिस्तर भर गए, एक बिस्तर पर 2-2 मरीज रखे गए। 2:30 बजे सुबह वक्त की यह घटना है। आसपास के कई गांवों के हजारों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। कुछ गांवों को खाली भी कराया गया। पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम ने बहुत से लोगों को निकाला भी है। उनका कहना है कि 6 से 7 घंटे के बाद इस गैस का असर खत्म हो जाता है। काफी पुराना प्लांट है, तालाबंदी में कई दिनों तक बंद रहने के बाद इसे चालू किया जा रहा था। यह घटना बता रही है कि तालाबंदी के बाद जब कई सारे प्लांट चालू होंगे और उसमें स्टाफ पर्याप्त नहीं होंगे तो किस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। यह प्लांट 1961 का है, जिसे 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी केम ने ओवरटेक कर लिया था। 2:30 बजे सुबह थी जब गैस लीक अचानक से शुरू हो गया और उस एरिया में लोग कहने लगे कि उनकी आंखें जल रही हैं, स्किन में इरिटेशन हो रहा है और एक तरह से सर चकराने लगा। कुछ लोग तो अनकॉन्शियस हो गए और अगर आप सुबह के अगर विजुअल्स देखेंगे तो बहुत सारे लोग रोड पे पड़े हुए, एक तरह से फेंटेड और मोशनलेस, यानी कि कोई मूवमेंट के बिना लोग पड़े हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे। और उसके बाद पता चला कि एक स्टाइरीन नाम की एक गैस है जिसको पुलिस का कहना है कि वो टॉक्सिक गैस तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इनहेल करेंगे तो बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसकी वजह से मौत भी हो सकती है। ये स्टाइरीन कंपाउंड एलजी पॉलीमर्स नाम के एक यूनिट से लीक हुआ और एलजी पॉलीमर्स पिछले 40 दिन से तो बंद पड़ा था, लेकिन उनके स्टाइरीन को जो कंपाउंड है उसको 20 डिग्री के सेल्सियस पर उसको रखना पड़ता है ताकि वो लिक्विड स्टेट में रहे। लेकिन किसी तरह से वहां पे लीकेज शुरू हो गई और कुछ घंटों तक वो लीक होता ही रहा क्योंकि रात का वक्त था और हालांकि वहां पे मेंटेनेंस इंजीनियर्स थे, लेकिन लग रहा था कि वो उस लीक को कंट्रोल नहीं कर पाए। लोगों को मूव करने के लिए जब पुलिस वहां पे 4:30 बजे सुबह में पहुंची तब कुछ 6 से 10 पुलिस वालों को भी इफेक्ट हो गया और उनको खुद भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और उसके बाद गैस मास्क के साथ एनडीआरएफ और बाकी जो रेस्क्यू टीम्स है वो वहां पे पहुंची और लोगों को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और फिर उनको अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। 11 लोगों की मौत हो गई, उसमें 2 बच्चे भी थे, एक 10 साल का बच्चा और एक 7 साल का बच्चा। और जिन जो मौतें हुई हैं उनमें कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से भी हुई थी क्योंकि कुछ लोग अपने बाइक में जैसे निकल रहे थे और चक्कर आने की वजह से और रात की वजह से हो सकता है कि वो लोग कुछ डिच में गिर गए, जो नाला पड़ा था वहां पे गिर गए और 2 लोगों की मौत हो गई। अब आते हैं कोविड-19 की तरफ। भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, इसलिए तालाबंदी सफल है। हर बात में यह बात बार बार दोहराई गई और बताई गई कि भारत ने सही समय पर फैसला लिया। लेकिन अब जिस तरह की संख्या हमारे सामने आ रही है वो पिछली वाहवाइयों पर सवाल खड़े कर रही है कि क्या हम सिर्फ वाहवाइयों में ही व्यस्त थे या फिर वो वाहवाइयां अब लापरवाहियों में बदल गई है और हमने ठीक ठाक चलती हुई गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया है। 7 मई की सुबह जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 52,900 से अधिक हो चुकी है। ध्यान रहे कि यह संख्या लगातार बदल रही है। जिस वक्त हम पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं उस वक्त भी यह संख्या बदलती जा रही है। एक दिन में यानी 24 घंटे में 7 मई की सुबह की बुलेटिन के अनुसार 3500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।
75 दिन लगे थे पहले मरीज से 10,000 तक पहुंचने में। 14 अप्रैल को 10,000 संख्या हुई थी। 8 दिनों के भीतर 22 अप्रैल को यह संख्या 20,000 हो गई। 7 दिनों के भीतर यानी 30 अप्रैल को मरीजों की संख्या 30,000 पहुंचती है। 4 दिनों के भीतर यानी 3 मई को मरीजों की संख्या 40,000 हो गई और 3 दिनों के भीतर यानी 6 मई को मरीजों की संख्या 50,000 पार कर जाती है। तो आपने देखा कि भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी तेजी से फैल रही है। पहले 75 दिन लगे थे केस नंबर 1 से 10,000 तक पहुंचने में। अब 3 या 4 दिन लग रहे हैं 10,000 से 20,000 होने में, यानी डबल होने में। शुरू में बताया गया कि भारत में डबल होने की रफ्तार बहुत धीमी है और हम तालाबंदी के कारण इसमें प्रगति कर रहे हैं। लेकिन जो ताजा आंकड़े हैं दुनिया भर के कई प्रमुख देशों के, उनसे मिलाकर देखें तो भारत की स्थिति कहीं से भी बेहतर या उल्लेखनीय, इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नजर नहीं आती है। दक्षिण कोरिया में 42 दिनों के बाद संक्रमित मामले डबल हो रहे हैं। ताइवान में 38 दिनों के बाद और इटली में 33 दिनों के बाद डबल हो रहे हैं। स्पेन में 33 दिनों के बाद और ब्रिटेन में 21 दिनों के बाद केस डबल हो रहे हैं। जर्मनी में 21 दिनों के बाद, न्यूजीलैंड में 20 और अमेरिका में 19 दिनों के बाद डबल हो रहा है मामला। दुनिया में डबल होने का औसत 21 दिनों का है। इस लिहाज से भारत का प्रदर्शन ठीक नहीं लग रहा है। क्या तालाबंदी अब भी सफल है या फिर थोड़ी सी सफलता दिखते ही हमने तालाबंदी को लेकर अपना धीरज खो दिया और बाहर निकलने के रास्ते खोजने लगे? ध्यान रहिएगा, पहले की असावधानियों के कारण ही हम तालाबंदी की तरफ पहुंचे और तालाबंदी में प्रवेश करने के बाद अगर हम इस तरह की असावधानियां करेंगे तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। गुजरात इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि तालाबंदी किस तरह से कारगर नहीं रही। 20 मार्च को गुजरात में पहला केस आया था और मात्र 44 दिन के भीतर गुजरात में संक्रमित मामलों की संख्या 5,000 से अधिक हो गई। 6 मई की शाम जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार गुजरात में संक्रमित मरीजों की संख्या 6,652 हो गई है। अकेले अहमदाबाद में 4,735 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। एक शहर में, मुंबई के बाद अगर आप देखें तो एक शहर में भारत में इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का पाया जाना बता रहा है कि हमने तालाबंदी के स्वर्णिम घोषित रूप से तथाकथित रूप से स्वर्णिम दौर को भी अहमदाबाद में गवा दिया है। अहमदाबाद में गुजरात में सबसे अधिक मौत हुई है। 6 मई की शाम अहमदाबाद में अर्धसैनिक बलों को उतार दिया गया। अचानक फरमान जारी हुआ कि 6 मई की 12 बजे रात से 15 मई तक अहमदाबाद अब पूरी तरह बंद हो जाएगा। अचानक आई खबरों के कारण सड़कों पर भगदड़ मच गई, लोग सामान के लिए दौड़ पड़े। यह और खतरनाक हो सकता है। फरमान था कि शहर में सिर्फ दूध और दवा मिलेगी। सब्जी, फल, राशन की दुकानें बंद हो गईं। 100 से अधिक सब्जी फल बेचने वाले वेंडर पॉजिटिव पाए गए। बैंक तक बंद कर दिए गए हैं, केवल एटीएम खुले रहेंगे। प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों को नोटिस दिया गया है कि कोविड का इलाज करें, मगर यहां इलाज इतना महंगा है कि शहर में दबी जुबान में चर्चा हो रही है। अहमदाबाद में 4,735 केस हैं। गुजरात ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो एक्सपर्ट भेजे और देखे कि उनके यहां इलाज का तरीका कैसा है और गुजरात में अधिक मरीज क्यों मर रहे हैं। ये चिंता का प्रश्न तो है कि राष्ट्रीय औसत मृत्यु का, खासकर कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु का जो है, उससे कहीं ज्यादा गुजरात में कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु हो रही है। तो जाहिर है राज्य सरकार भी जानना चाहती है कि उनके इलाज के तरीके में कहीं कोई चूक तो नहीं है। ये आप शायद ही जान पाए कि व्यवस्था ने कोई चूक तो नहीं कर दी जिसकी वजह से इतने लोगों की जान जा रही है। परिमल हमारे सहयोगी ने CSIR के महानिदेशक से बात की है, जिनका कहना है कि भारत में भी कोरोना के जो विषाणु हैं उसके जीनोम की सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इसकी प्रकृति क्या है। अब तक कितना सीक्वेंसिंग हो चुका है?
तो आज के दिन हम लोगों ने 103 सीक्वेंसेस जो है वो डेटाबेस में सबमिट किए हुए हैं। सब मिलाकर कुल मिलाकर हमारी लैब से 103 किए हुए हैं। अब तक कोई स्ट्रेन को लेके जानकारी या क्या म्यूटेट कर रहा है वायरस इसको लेके? ऐसा कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते कि स्ट्रेन वगैरह तो अभी तो काफ़ी अर्ली है उसको बोलने के लिए, लेकिन ये बोल सकते हैं कि किस तरह के म्यूटेशन पाए जा रहे हैं हमारे देश में, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। मतलब वायरस म्यूटेट कर रहा है, यानी डिफरेंट म्यूटेशन पाए जा रहे हैं हमारे देश में। ऐसे लग रहा था कि एक ही अगर होगा तो ऐसा नहीं है, कुछ म्यूटेशंस पाए जा रहे हैं जरूर। एक टाटा से भी आप लोग को सफलता मिली है, जो किट आप लोगों ने डेवलप किया था, उसको लेके क्या MOU साइन किया गया? जी, टाटा सन्स और CSIR दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है परसों ही। वो हमारी जो पेपर बेस्ड जो किट थी वो टाटा सन्स लेना चाहते थे, तो उनको हम लोग उनके साथ हम लोग उसका काम कर रहे हैं इस MOU के माध्यम से। और जो पुराना जो MW वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है उसके परिणाम कब तक सर? वो तो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल काफ़ी अच्छा चल रहा है 3 सेंटर्स पे, PGI चंडीगढ़, एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में। लेकिन परिणाम प्राप्त होने में और कुछ वक्त लगेगा क्योंकि ये डबल ब्लाइंड ट्रायल है, इस वजह से थोड़ा ये ब्लाइंडिंग खोलने में टाइम लग जाएगा। और लेकिन अब तक जो रिजल्ट आ रहे होंगे वो संतोषजनक है सर, सेटिस्फैक्टरी? रिजल्ट को अभी कह नहीं सकते क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये डबल ब्लाइंडेड ट्रायल है, रिजल्ट को बाद में ही खोलते हैं इसका पूरा ट्रायल खत्म होने के बाद, ताकि फिर हम लोग उसके ऊपर ये ना हो, बायस ना हो हमारा उसके ऊपर। लेकिन हमारी अभी फिलहाल जो कोशिश चल रही है सर, वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की एकदम सही कहा आपने। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की कोशिश चल रही है। इम्यून सिस्टम को लेकर दुनिया भर में अलग अलग राय है। ठीक है कि इम्यून बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, किसका बढ़ाया जा रहा है इम्यून? क्या ऐप में मीम भेज देने से इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है? इस देश की गरीबी देखिए, कई लोग, कई हजार लाखों की संख्या में लोग बिना खाए पिए पैदल चल रहे हैं। क्या उनके शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा इस वक्त में? और दूसरी तरफ यह भी है कि जरूर इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधी क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, मगर इस बात की क्या कोई गारंटी है कि कोरोना नहीं होगा, या हो जाएगा तो फिर आप इससे लड़कर निकल ही जाएंगे? बहुत अलग अलग तरह की इस मामले में रिसर्च हैं और राय हैं। मजदूरों को घर भेजने का फैसला पहले कर लेना चाहिए था, या फिर तालाबंदी करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए था कि हर शहर का करीब करीब 30 से 40%, दिल्ली जैसे शहर में तो लगभग 70% लोग निम्न मध्यम वर्गीय तबके के आते हैं और वो इस शहर को चलाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या मजदूरों की ऐसी है जो दिन भर काम करते हैं और रात को आते हैं तो ढाबे पर खाते हैं, वो अपना खाना नहीं बनाते हैं। जब ढाबे बंद हो गए तो इनके पास रसोई का इंतजाम नहीं था, और जब पैसे मिलने बंद हो गए तो इनके पास बाहर से खरीदने का अवसर नहीं था, तो लिहाजा वो परेशानी विकराल होनी ही वाली थी। अब सरकार का सिस्टम थकने लगा है, सबको खिलाया नहीं जा सकता था, लिहाजा पलायन होना ही था। एक कारण और है, कोविड-19 के 56% मामले सिर्फ 8 बड़े शहरों के हैं। आप सोचिए, जब बड़े शहरी संक्रमण को रोक नहीं पा रहे तो क्या ये शहर मजदूरों में भरोसा पैदा कर पाएंगे कि आप यहीं रुके? जाहिर है वे गांवों की तरफ भागेंगे। इन्हें पता है कि बड़े शहरों में महामारी फैलेगी तो बचा खुचा चरमराता हेल्थ सिस्टम इनके लिए कम पड़ जाएगा। इसलिए इस वक्त अनगिनत मजदूर अनजान रास्तों से अपने अपने राज्य और गांवों की यात्रा तय कर रहे हैं। मुख्य मार्गों पर पुलिस का पहरा है तो लोगों ने पगडंडियों को अपना हाईवे बना लिया है। मजदूरों को जबरन रोका जाना भी सही नहीं है। सोचिए, जिन बड़े शहरों में वो रह रहे हैं वहां कोरोना पर नियंत्रण नहीं हो रहा, तो क्या ये शहर मजदूरों में भरोसा जगा पाएंगे? दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर बाबूगढ़ के रास्ते में गोरखपुर जा रहे श्रमिकों को देख उमाकांत अपना टिफिन देने की पेशकश कर रहे हैं। खाना तो खा करके आए हैं, खाना खा करके आए हो? इससे खा के आए। खाइए। हाँ, सारे जने खा के। चलो खाइए तो अच्छी बात है, ना खा गए तो ले लो। अरे रास्ते में भूख ना लगे, कोई देखी जाए फिर चलो भैया।
उमाकांत का शुक्रिया कहकर मजदूर सड़क पार लौटे ही थे, तभी एक कार रुकी और मजदूरों का हाथ जोड़कर एक शख्स इनको फल देने लगा। नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, ले बाबू। दिल्ली के कौपसहेड़ा, पंजाब और हरियाणा से साइकिल और पैदल चलकर उत्तर प्रदेश या बिहार जा रहे इस तरह के तमाम मजदूरों का जत्था कड़ी धूप में गढ़मुक्तेश्वर जा रहा है। इसी रास्ते पर कुछ दूर चलकर सिखेड़ा गांव के हसीन और कुर्बान जैसे 4-5 नौजवानों ने खुद ही शाकाहारी बिरयानी बनाई है और बिहार जा रहे चंदन और जयराम जैसे दर्जनों मजदूरों को खाना खिला रहे हैं। खुद से खाना बना के फिर खिला रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो ये आप कब से कर रहे हो? कई बार कर सुबह से कर रहे हैं अब तो। अच्छा, वैसे कई बार खिलाते पहले भी। मदद तो कर रहे हैं सर। अच्छा, तो आगे खाना ना मिले तो आपके रास्ते में सुनसान हो, कहीं कोई आसपास ना हो, तब कैसे आप लोग खाना वाना खाएंगे? फिर देखें कहीं दुकान से लाएंगे बिस्कुट उस्कुट। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर के रास्ते में जगह जगह गांव वाले इन श्रमिकों की मदद करते हुए आपको आसानी से दिख जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की मौजूदगी के चलते ये श्रमिक ट्रेन की पटरी के सहारे सहारे लुधियाना, पानीपत, समलखा, सोनीपत, नई दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़ के रास्ते गढ़मुक्तेश्वर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे मजदूर पैदल और साइकिल से सोनीपत से मुरादनगर, पिलखुआ, बाबूगढ़ होते हुए गढ़मुक्तेश्वर पहुंच रहे हैं। इसी के चलते गढ़मुक्तेश्वर पर श्रमिकों की भीड़ बढ़ रही है। 3 दिन में करीब 2500 लोगों को बसों से पहुंचाया गया है, लेकिन रात को फिर यहां पैदल या साइकिल से हजारों श्रमिक पहुंच जाते हैं। गढ़गोविंद है, वहां से ये लोग चले हैं, 2 तारीख को चले हैं और आज 7 तारीख है। पैदल ये लोग आए हुए हैं, क्योंकि मेन रोड पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, तो इसके वजह से बचते बचाते ये लोग जो पटरी के रास्ते हैं, जो ट्रेन का जो रास्ता है, जो पटरियाँ हैं, उसी के सहारे सहारे आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पटरी के सहारे सहारे। हाँ जी हाँ। तो ये आपको किसने बता दिया कि गढ़ से जो है बस मिलेगी? गांव के लोग बताए हैं, कोई रास्ते में जो बंदे आ रहे थे वही बताए, बंदे का देख देख कर आए हम लोग जी। अच्छा, हाँ जी। तो एक दूसरे से जैसे खबर मिली कि गढ़ में हो सकता है कि बस यहाँ पर मिले, तो इसी की वजह से ये सब आ गए हैं। लंबे इंतजार के बाद श्रमिकों को घर या आसपास के शहर जाने वाली बसें मिल रही हैं। बसों में मजदूरों के साथ साइकिलें भी सवार हो चुकी हैं। थके चेहरों पर अब उम्मीद की रोशनी दिखी है, लेकिन इनको वापस भेजने के मामले में अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी है, जिससे ये उलझन बरकरार है कि घर कैसे पहुंचेंगे। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। शहरों की चुनौतियां गांवों में पहुंच रही हैं। बाहर से आने वाले मजदूर अपने अपने राज्यों में संक्रमण लेकर भी लौट रहे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं अब फेल होनी जा रही है। कई राज्य ऐसे हैं जो अभी भी स्क्रीनिंग की खानापूर्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ओडिशा की जो आंकड़े की संख्या जो आई है वो बता रही है कि सिर्फ स्क्रीनिंग की खानापूर्ति से कुछ नहीं होने वाला। ओडिशा से ही एक बड़ी खबर यह है कि जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि बाहर से आने वाला मजदूर अंदर नहीं आएगा, उसका पहले टेस्ट होगा और जब नेगेटिव होगा तब अंदर आएगा, पॉजिटिव को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही समस्याग्रस्त विषय हो गया है। अब ये मामला मौलिक अधिकारों से जाकर टकराने लगता है कि क्या आप बीमारी के आधार पर अपने ही देश के नागरिक को अपने ही किसी इलाके या घर में आने से रोक सकते हैं। सारी लड़ाई कोरोना की ये इस बात की भी है कि इसे स्टिग्मेटाइज ना किया जाए, इसे कलंकित ना किया जाए, लेकिन इस मोर्चे पर अलग अलग रूप में हम हारते चले जा रहे हैं। हुआ क्या ओडिशा में? ओडिशा में उन जगहों पर भी नए केस आ गए जहां पर पहले केस नहीं आए थे। जैसे जगत सिंहपुर एक जिला है,
इस जिले में कोई केस नहीं था, मगर 4 पॉजिटिव केस आ गया है और चारों के 4 सूरत से आए हुए मजदूर हैं। इसी तरह से गंजाम और क्योंझर में भी कोई केस नहीं था, सूरत से लौटे मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव निकला है। 15 दिनों के भीतर बालासोर, जाजपुर, भद्रक जिले में 80 से ज्यादा नए केस आ गए। इनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं और इन 3 जिलों के ज्यादातर मजदूर बंगाल से आए हैं। ओडिशा सरकार ने नीति भी बनाई है कि मजदूर बाहर से लौटेगा तो टेस्ट किया जाएगा। क्या ओडिशा के पास लाखों मजदूरों के टेस्ट करने की क्षमता है? उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा रिट पिटीशन नंबर 11573/2020 में किए गए हुक्म के मुताबिक उड़ीसा में जो लोग जाना चाहते हैं उनका कोविड टेस्टिंग नेगेटिव नहीं हो तब तक वो उड़ीसा नहीं जा सकते, ऐसा ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा का ऑर्डर है। उसकी वजह से कल जो उड़ीसा के लिए 3 ट्रेनें यहाँ से सूरत से चलने वाली थी उनकी परमिशन उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा कैंसिल की गई है। लेकिन क्या ओडिशा हाईकोर्ट की ये टिप्पणी, ये फैसला परेशान नहीं कर रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो बाहर से अंदर नहीं आ सकता? तो फिर क्यों ना जो पॉजिटिव है उसे भी अंदर से बाहर कर दिया जाए? क्या ये फैसला हमें एक विचित्र स्थिति की तरफ नहीं ले जा रहा है? तो अदालत के इस फैसले की लंबे समय तक समीक्षा होगी, बहस की संभावनाएं इसमें जन्म देती हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि तालाबंदी करने के बाद अगर हम निकल रहे हैं तो किस तरह के जोखिम हमारे सामने हैं। जिस तरह से लगाने से पहले लगा था कि कुछ विचार विमर्श नहीं किया गया, उसी तरह से अब लग रहा है कि बगैर इसके तालाबंदी से निकलने के कई तरह के फैसले ले लिए गए। इसका मतलब यही हुआ कि अगर किसी देश ने तालाबंदी का लाभ उठाकर ये सारी तैयारियां सुनिश्चित नहीं की है और उससे निकलने के रास्ते बना लिए हैं तो उसे फिर से तालाबंदी के रास्ते पर लौटना पड़ सकता है। अब हम चलते हैं दक्षिण कोरिया, जिसने तालाबंदी नहीं की लेकिन देह से दूरी या फिर सफाई के सिद्धांतों को लेकर काफ़ी कड़ाई की गई थी और दक्षिण कोरिया को शुरू में काफ़ी बड़ा और कामयाब मॉडल भी बताया गया था। अब यहाँ पर स्थितियाँ सामान्य होने की दिशा में लौटने लगी हैं, क्योंकि यहाँ अब मामलों की संख्या थमने लगी है। म्यूजियम, लाइब्रेरी, दफ्तर खुलने लगे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य तो नहीं हुई है, मगर वापसी बता रही है कि दक्षिण कोरिया ने पहले चरण में ठीक ठाक प्रगति की है। 13 मई से हाई स्कूल, 20 मई से किंडरगार्टन स्कूल खुल जाएंगे। 16 मार्च के बाद से दक्षिण कोरिया में एक्टिव केस की संख्या कम होने लगी। अप्रैल में कुछ दिन नए केस की संख्या 2 या 3 ही रही। मई के महीने में पिछले 5 दिनों में 30 नए केस ही आए। 7 मई को नए केस की संख्या 7 थी। भारत ने तालाबंदी के दौर में 44 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी दिन ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है। दक्षिण कोरिया में अभी तक 10,810 केस ही हुए हैं, जिसमें से 9,419 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये वीडियो हमें इकबाल ने भेजी है। चीन के वुहान के बाद सबसे ज़्यादा मामले बढ़ रहे थे दक्षिण कोरिया में, लेकिन देखते ही देखते दक्षिण कोरिया ने कुछ ऐसे सकारात्मक कदम उठाए और जिससे कि यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमणों के मामलों में पूरी तरीके से काबू पा लिया। ताइवान के बाद दक्षिण कोरिया ने जिस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसको पूरे विश्व में एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल माना जा रहा है। तो दक्षिण कोरिया ने जो मॉडल इस्तेमाल किया है उसको कहा जाता है 3T मॉडल। तो क्या है ये 3T मॉडल, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला टी है ट्रेस। ट्रेस यानी ढूंढो। दूसरा है टेस्ट यानी कि जांच करो। और तीसरा है ट्रीट यानी कि इलाज करो। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चलेंगे स्वीडन। स्वीडन भी एक ऐसा मॉडल है जिसे लेकर दुनिया में काफी बहस हो रही है, जिसके बारे में WHO ने कहा था कि ये फ्यूचर मॉडल हो सकता है। कोरोना के समय में आप अपने देश की समस्याओं, चुनौतियों, लापरवाहियां, कुछ खूबियों के बारे में जानते रहिए, लेकिन साथ साथ ये जिम्मेदारी बनती है एक दर्शक की कि आप
दूसरी जगहों में क्या क्या चीजें हो रही हैं वो भी आप जानते रहिए, तभी आप ऐसे वक्त में अपनी अपनी सरकारों के काम का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। ब्रेक के बाद क्या स्वीडन कोविड-19 से लड़ने के मामले में दुनिया को राह दिखा सकता है? WHO का कहना है कि यह फ्यूचर मॉडल हो सकता है। ध्यान रहे कि यहां की आबादी 1 करोड़ है, और लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्टॉकहोम बिल्कुल खाली है, वहां भी काफी भीड़ भाड़ वाले जगह हैं। पर स्वीडन ने ऐसा क्या किया जिसके मॉडल होने की बात कही जा रही है? स्वीडन से भी बेहतर प्रदर्शन डेनमार्क ने किया है, नॉर्वे ने किया है, जो उसके पड़ोसी देश हैं। उन्हें क्यों नहीं कहा जा रहा है? स्वीडन ने तालाबंदी का रास्ता नहीं चुना, लेकिन डेनमार्क, नॉर्वे ने तालाबंदी का रास्ता चुना। तो एक ही इलाके में हमारे पास 2 मॉडल हैं देखने के। स्वीडन के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, एंडर्स तेग्नेल, उन्होंने कहा था कि तालाबंदी एक हास्यास्पद फैसला है। भारत में इस तरह के पद तो अभी तक सुनाई नहीं दिया कि कोई इस संकट में एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल रहा है। नेता ही बोल रहे हैं कि किस तारीख को थाली बजानी है, आपको किस तारीख को ताली बजाना है। लेकिन एपिडेमियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है ऐसे देशों में? जब इस तरह के पद पर बैठे लोग बोलते हैं तो ध्यान से सुना जाता है। तो स्वीडन के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और उसके बारे में कुछ जानकारी भी देना चाहते हैं। स्वीडन ने लोगों पर भरोसा किया कि वे देह से 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, बुजुर्गों के आश्रय स्थल बंद रहेंगे, परिवार के सदस्य भी नहीं जाएंगे, 50 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे, 16 साल से कम के बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे, सलून, जिम, रेस्तरां, बार, बहुत सारे बिजनेस खुले रहेंगे, लोग घरों से काम करेंगे। फिर भी स्वीडन में मरने वालों में 80% 70 साल से अधिक के बुजुर्ग थे। स्वीडन में 23,000 से अधिक केस आए और 2850 लोगों की मौत हुई। 1500 लोग आईसीयू में भर्ती किए गए। स्टॉकहोम में जो नए हेल्थ सेंटर बनाए गए उनका इस्तेमाल नहीं हुआ, आईसीयू बेड खाली रह गए। स्वीडन में केस की संख्या कम नहीं है, फिर भी उसने ऐसा क्या किया कि उसके कदमों को मॉडल कहा जाए? पहले लगा कि स्वीडन फेल हो गया है, लेकिन अब उसे सफल बताया जा रहा है। स्वीडन के भीतर भी इस मॉडल की काफी आलोचना हुई और कहा गया कि सरकार तालाबंदी के रास्ते पर नहीं चलकर गलत कर रही है। और अब हमारे साथ बात करने के लिए स्वीडन के सबसे बड़े अस्पताल कारोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में लंबे समय से काम करने वाले डॉक्टर अनिल गुप्ता जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं और इंटेंसिव केयर के एक्सपर्ट हैं, और बहुत ज़रूरी होता है इस बीमारी में इंटेंसिव केयर आईसीयू के एक्सपर्ट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या किया स्वीडन ने कि इसमें दुनिया के लिए मॉडल बनने की संभावना दिखती जा रही है? क्या स्वीडन ने अपने वैज्ञानिकों पर ज़्यादा भरोसा किया और उन्होंने सही तथ्य लोगों को और सरकार को बताए फैसले लेने के लिए, इसलिए भी? डिफरेंस यही है कि हमारी सोसाइटी जो है इस वक्त लास्ट 2-3 महीने से जब और कंट्री ने सब बंद कर दिया है, कोई अलाउड नहीं है बाहर जाना, तो यहाँ पर हम लोग को फ्रीली अलाउड है, कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज की टोटल गैदरिंग जो है लोगों की वो 50 लोग या कम हों, और डिस्टेंसेस जो हैं एक दूसरे के बीच में वो कम से कम 2 मीटर होना चाहिए। तो एज लॉन्ग एज ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं लोग, तो ओपन सोसाइटी है, कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकते हैं हम लोग। ये नहीं है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं कि कॉफ़ी हाउस नहीं जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स खुल नहीं सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। ये मॉडल में यही एडवांटेज है कि ज़्यादा थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है लोगों के बीच में, लेकिन क्योंकि जो यंग लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, अगर वो इन्फेक्ट भी हो जाए तो उनको सीरियस इलनेस की रिस्क बहुत कम है। लेकिन ओल्डर लोग जो हैं वो ज़्यादा रिस्क में हैं, तो उनसे कह रखा है कि वो घर पर ही रहें, बाहर नहीं जाएं, जिसमें कि अगर हर्ड इम्यूनिटी हो जाए सारी कंट्री में, क्योंकि हम लोग सब लोग बाहर जा रहे हैं, उसकी वजह से कम रिस्क है कि ओल्ड लोग जो है वो उनको कुछ सीरियस हार्म हो सकता है। आई मस्ट कन्फेस कि कुछ वो हैं प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में जिन्होंने क्वेश्चन किया है जो डिसीजन साइंटिफिक कम्युनिटी ने लिया है
तो वो कहते हैं कि डिसीजन, लेकिन वो ठीक नहीं है, लेकिन वो कंपेयर कर रहे हैं और अदर कंट्रीज से कि यूएसए ने ये किया है, यूके ने ये किया है, फ्रांस ने ये किया है कि सब सोसाइटी को बंद कर दिया है, लेकिन स्वीडन ने बंद नहीं किया है, वो गलत काम किया है। तो कुछ एज यूजुअल साइंटिस्ट के बीच में भी 100% एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जो लीडिंग साइंटिस्ट उन्होंने कंसल्ट किया है विद इन स्वीडन, वो अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल में यही सोच देखते हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस जो हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतने ज्यादा हो गए कि हम लोग को डिसाइड करना है कि इस लोग को वेंटिलेटर पे लगाना है कि नहीं लगाना है। ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, और इसी की वजह से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मॉडलिंग जो की है वो ऐसी अच्छी की है कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल कितने केसेस आएंगे और परसों कितने केसेस आएंगे। हर तरफ बात की जाती है कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्वीडन के अनुभव से आप क्या कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो या इसके लिए सोच समझकर अलग से कोई रणनीति बनाई जाए? हम लोग के हिसाब से ये है कि टेस्टिंग एक तो शुरू में जब कुछ ही केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं उस टाइम पे टेस्टिंग काफी जरूरी है, जिसमें कि जो लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं एक से दूसरे तक, तो वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन किसको ट्रांसमिट कर रहा है। और सेकंड जो है टेस्टिंग का, वो इम्पोर्टेंट है जब डिजीज खत्म हो रहा है, जब ओपन करना है पूरी सोसाइटी कंप्लीटली फिर से, तब इम्पोर्टेंट है कि अगर और कुछ रह गए हैं लोग जो अभी भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उनको ट्रेस कर सकें कि कौन है, कहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं। जब मैक्सिमम इन्फेक्शन हो रहा है उस टाइम पर टेस्ट करने से कोई इतना आपको पॉजिटिव केसेस आएंगे बहुत सारे, लेकिन उसका करें क्या, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो और लोगों से हो रहा है उसको तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने लोगों से मिल रहे हैं उसका काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, एक बात और है कि जो सोसाइटीज बंद कर दी हैं, बिल्कुल क्लोज बॉर्डर्स कर दिए हैं, घर पे रहना जरूरी है, उसमें भी आपको ट्रेस कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट कि एक आदमी अगर बाहर गया है, उसको इन्फेक्शन है और किस किस लोगों ने उसको इन्फेक्ट किया है। अब हमारी सोसाइटी जिस तरह है, स्वीडन सब लोग ओपन है सोसाइटी, अगर एक आदमी को इन्फेक्शन हो भी गए लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल बाहर वॉक कर रहे हैं जिस तरह, तो उनको कैसे ट्रेस करें कि किसको हो गया किसको नहीं हुआ है। तो टेस्टिंग, एक तो ये पीसीआर जो टेस्टिंग कहते हैं कि स्वॉब्स लेकर नाक वगैरह से या थ्रोट से लेते हैं स्वॉब्स, वो है पीसीआर टेस्टिंग कहते हैं। दूसरी टेस्टिंग जो है वो देखने के लिए कि किसको इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और जिसको अगर इन्फेक्शन हो चुका है वो जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो यही है कि कौन लोग वापस काम पे वापस जा सकते हैं, कि अगर हमको ऑलरेडी वायरस हो चुका है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, एंटीबॉडीज बन गए हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से आप वापस काम पे कब जा सकते हैं। तो ये दो अलग चीज हैं, वो काफी जरूरी है डिफरेंशिएट करना इन दोनों को। पर आपका अस्पताल काफी बड़ा है स्वीडन का, थोड़ा हम आपके अनुभव से भी जानना चाहते हैं कि जो हेल्थ स्टाफ हैं, डॉक्टर लोग हैं, वो किस तरह की जानकारियों के साथ, किस तरह की चेतावनियों, सतर्कता के साथ इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। क्या ये भी फैक्टर है कि भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य पर बहुत ही कम खर्च किया जाता है और एक कम विकसित देश है पैसे के मामले में, लेकिन स्वीडन काफ़ी अमीर देश है, तो क्या पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप लोग ज़्यादा बेहतर कर पाए? अच्छा, हॉस्पिटल में ऐसा किया है कि हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन मॉडलिंग के बेसिस पे किया था कि जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कोई प्रोग्राम यूज किया है देखने के लिए कि कैसे रेट ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज होता है अस्पताल में। तो जैसे जैसे कि इंक्रीज होता रहता है उसके हिसाब से वो इंक्रीज नंबर ऑफ बेड्स जो हैं उन्होंने इंक्रीज करते रहते हैं। तो इंटेंसिव केयर जिस तरह है, तो उसमें लिमिटेड कैपेसिटी हमारे हॉस्पिटल में करीब लगभग 50 इंटेंसिव केयर की फैसिलिटीज हैं विद वेंटिलेटर्स। अगर ऐसा हो कि बहुत लोग आ जाए एकदम से, तो कैसे डिसाइड करें कौन से 50 को रेस्पिरेटर पे करना है। तो इसकी वजह से वो मॉडलिंग करी है और उसके बेसिस पर उन्होंने देखा है कि कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं रोज एवरी डे के हिसाब से, और अगर इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है तो उसके हिसाब से वो इंक्रीज करते रहते हैं इंटेंसिव केयर बेड्स, जिसमें कि इंटेंसिव केयर बेड्स हमेशा 20% ज़्यादा हों रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। तो 50 से उन्होंने कम से कम 200-250 बेड्स इंक्रीज कर दिए हैं। और जो एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं रेस्पिरेटर्स या वेंटिलेटर्स यूज़ करते हैं, तो
तो उनको मूव करके इंटेंसिव केयर में मूव कर दिया है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स जो जरूरत होती है वो हमेशा काफी रही है और कुछ कमी नहीं है उसकी। और जितना भी इलेक्टिव सर्जरी था जिस तरह, तो उसको ऑलमोस्ट बंद कर दिया। ये अस्पताल हमारा जो है वो बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, तो कैंसर ऑपरेशंस को पोस्टपोन इंडेफिनेटली कर नहीं सकते हैं, लेकिन रिड्यूस कर दिए हैं। जो ऑपरेशंस एसेंशियल नहीं है या तो उनको और प्राइवेट हॉस्पिटल में मूव कर दिए हैं उनको कैंसर ऑपरेशंस को, जो माइनर ऑपरेशंस हैं कैंसर के लिए, लेकिन जो मेजर ऑपरेशंस है वो कंटिन्यू कर रहे हैं हॉस्पिटल में करना। लेकिन 100% से उन्होंने रिड्यूस कर दी कैपेसिटी, करीब 30% के करीब काम कर रहे हैं इस वक्त इलेक्टिव सर्जरी के लिए। इमरजेंसीज तो आती रहती हैं खैर, लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरी है वो सिर्फ 30% है, और सब जितनी भी फैसिलिटीज हैं सारी कोरोना वायरस केसेस के लिए अवेलेबल कर रखी है। लेकिन स्वीडन में अगर वो मॉडल है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में वृद्ध व्यक्तियों की मौत क्यों हुई कोविड-19 से? और वहाँ पर उस मॉडल का भी आपके यहाँ की जो वैज्ञानिक कम्युनिटी है उसने भी काफ़ी विरोध किया है। अच्छा, उसमें क्या हो गया कि गलती हुई थी कि यहाँ पर ओल्ड पीपल्स होम बहुत हैं, तो मतलब कि अगर करीब लगभग 80-85 ईयर्स पे अगर एज पे आ जाते हैं तो उसके बाद लोग काफ़ी लोग जो हैं ये ओल्ड पीपल्स होम में मूव कर जाते हैं। अब ओल्ड पीपल्स होम में जो लोग काम करते हैं, जो हेल्प करते हैं, उनको वर्कर्स वगैरह हैं, उनको टेस्ट नहीं किया इन लोगों ने ठीक तरह से, जिसमें कि इन्फेक्शन या तो वर्कर्स ले आए अंदर ओल्ड पीपल्स होम में, या रिलेटिव्स जो थे इनिशियली वो रिलेटिव्स अपने पेरेंट्स को मिलने अलाउड था, लेकिन अगर रिलेटिव्स इन्फेक्टेड थे और उन्होंने ट्रांसमिट कर दिया तो वो चीज़ जो है वो उन्होंने कंट्रोल शुरू में नहीं की। तो जो भी डेथ्स हुई हैं स्वीडन में, कह सकते हैं लगभग 50% डेथ्स जो हुई हैं ये ओल्ड पीपल्स होम में हुई हैं। ठीक बात नहीं है, गलत बिल्कुल किया है, और कुछ करना चाहिए था इसके बारे में पहले, लेकिन गलती है और गलती एक्सेप्ट कर ली है और कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में इस वक्त। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा प्राइम टाइम के दर्शकों को ख़ास तौर से ये बात आप ध्यान दीजिए कि हम दुनिया के अलग अलग इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों से आपकी बातचीत करा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह के अनुभवों से वो गुजर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। हमने न्यूयॉर्क के डॉक्टरों से आपकी बात कराई, हमने स्टॉकहोम के डॉक्टर से बात करा दी, हमने वर्जीनिया के डॉक्टर से बात कराई, हमने आपको फिर ताइवान हम आपको लेकर गए थे, और हम आपको स्कॉटलैंड के डॉक्टर अविरल से भी हमने बात कराई थी, फिर लंदन की डॉक्टर से बात कराई थी हमने। अभी और दुनिया के अलग अलग जगहों में हम जाते रहेंगे ताकि वहाँ के अनुभव आपकी जानकारियों में जुड़ते चले जाएं, और जब चौराहे पर बैठें तो आप हिंदू मुस्लिम टाइप बहस ना करें, बल्कि साइंस से जुड़ी चीज़ों में आप पूरी तरह से सच धज के लैस हो जाएं और तब बहस करें, ताकि इस मामले में लड़ाई को हम और मजबूती से जीत की दिशा की तरफ ले जाएं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।